नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर है उसका आपका थर्ड पेपर जो चल रहा है, उस थर्ड पेपर का यूनिट नंबर 5 आज आपको पढ़ाया जाएगा और उसका नाम है औपनिवेशिक काल में शिक्षा का इतिहास। तो इस यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे वो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और आपके आसपास जितने भी बीएसटीसी के विद्यार्थी हैं उन सभी को इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लीजिए। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को नवीन कॉलेज मिला है उन विद्यार्थियों को आप इसमें जोड़ने की कोशिश करें। सबको आप इसका लिंक शेयर कर दीजिए और आप लोग हमारे एप्लीकेशन पर दिए गए कोर्स को भी ज्वाइन करिए। बिना झिझक के, बिना किसी डर के आपको आराम से आपको जो 20 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं साथियों, विद आंसर की, यानी कि आंसर सहित है, पूरी व्याख्या सहित, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे आपका संस्कृत का हो, पूरी व्याख्या के साथ आपको मिलेगा। उसमें आपके लिए 109 रुपये प्राइस पे करके आप फ़ोनपे गूगल पे से पे करना और आप लोग उनको पढ़ना। पूरा पीडीएफ और वीडियो दोनों चीज़ आपको अवेलेबल कराई जा रही है, बिल्कुल जिस तरीके से बड़ी बड़ी कोचिंगें आपको कराती हैं। आपकी 65 से 70% आराम से बन के जाएगी इन्हीं मॉडल पेपरों को पढ़ने से। बाकी आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मद्रास प्रेसिडेंसी का सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, सब लोग निशान लगाएंगे। गवर्नर थॉमस मुनरो ने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। अगला प्रश्न है आपके लिए, औपनिवेशिक काल में संस्कृत आधारित उच्च शिक्षा कहाँ पर दी जाती थी? तो याद रखना आप लोग, टॉल के अंदर दी जाती थी, टॉल में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत में आई थी? तो ये 16वीं शताब्दी के अंदर आई थी, 1600 ईस्वी के अंदर। और कंपनी का शासन कब खत्म हो गया था? ये 1858 में खत्म हो गया था और ये 250 वर्षों तक, यानी 258 वर्षों तक हिंदुस्तान के अंतर्गत रही थी ये। अगला प्रश्न है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, मैकाले को लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त कब किया गया था? तो 1834 के अंदर इसको नियुक्त किया गया था शिक्षा समिति का सभापति। किसको? लॉर्ड मैकाले को। और लॉर्ड मैकाले का एक कथन भी बहुत अच्छा है, याद रखना इस कथन को आप लोग, भारत और अरब के संपूर्ण देशी साहित्य एवं अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक शेल्फ के बराबर है। ये कथन लॉर्ड मैकाले का है जी, बिल्कुल पढ़ेंगे आप लोग। और इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था जिस सिद्धांत की हम आगे चर्चा करेंगे, नीचे की ओर रिसाव का सिद्धांत का पक्षपाती कौन था? लॉर्ड मैकाले था भाई। ठीक है ना, ये बिल्कुल पक्षपाती था इस सिद्धांत का, नीचे की ओर रिसाव। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे अगला प्रश्न है, प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत कब हुआ था? तो ऑकलैंड ने किया था। किसने किया था? ऑकलैंड ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। ध्यान रखना इसको, ज्योतिबा फूले ने की थी भाई। और अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? तो महिलाओं के लिए पहला जो शिक्षक विद्यालय खोला गया था वो ज्योतिबा फूले के द्वारा ही खोला गया था। और ये सावित्रीबाई फूले ने खोला था। सावित्रीबाई जो फूले थी ये ज्योतिबा फूले की वाइफ थी। कौन थी? इसकी पत्नी थी सावित्रीबाई फूले। और हिंदुस्तान के अंतर्गत महिलाओं के लिए सबसे पहले शिक्षा का काम इसलिए किया था। और इनको हम भारत की सरस्वती भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भारत की सरस्वती भी कहा जाता है इनको। देख लो आप लोग, इंडिया में सबसे पहले महिलाओं के लिए शिक्षा का नेतृत्व किया था सावित्रीबाई फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हंटर आयोग के समक्ष महिलाओं का पक्ष किसने रखा था? तो पंडित रमाबाई सरस्वती ने रखा था। मुंबई में शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? रमाबाई ने ही की थी। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखना। साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान। जो ये प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ के जाएंगे। हंटर आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1882 ईस्वी के अंदर हंटर आयोग की स्थापना हुई थी। उसके बाद आप लोग जानते हो कि प्राचीन काल में जब बच्चा गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए जाता था तो उससे पहले कौन सा संस्कार होता था? उपनयन संस्कार होता था। बच्चे के 16 संस्कारों में से उपनयन संस्कार, दीक्षा प्राप्त करने के लिए जो संस्कार होता है वो कहलाता है उपनयन संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है कि मैकाले भारत में शिक्षा का माध्यम जिस भाषा को रखना चाहता था वो कौन सी थी?
अंग्रेजी थी। कौन सी भाषा में? मैकाले पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। और मैकाले ने एक घोषणा पत्र भी निकाला था। ये घोषणा पत्र था 1854 में भारत में आया था, जिसका नाम है वुड का घोषणा पत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम रीट के अंदर भी चर्चा करेंगे वुड के घोषणा पत्र के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए है कि भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना 1882-83 में की गई थी। इसका नाम क्या था? इसका दूसरा नाम था हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन ही भारतीय शिक्षा आयोग। अगला है आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी भाई? ये भी आपको याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, विवेकानंद मत करना। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, जबकि विवेकानंद ने किसने की? विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने की थी। दोनों में डिफरेंट समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब यहाँ मध्यकाल में शिक्षा के केंद्र क्या थे? तो मध्यकाल में शिक्षा दी जाती थी मंदिरों के अंदर, घटिकाओं, मस्जिदों, मदरसों, बौद्ध विहारों में, जहां पर ज्योतिषीय, गणित और आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी भाई। क्लियर? अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, देखिए ईस्ट इंडिया भारत में कब आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सन 16वीं शताब्दी के अंदर आई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था देश के अंदर व्यापार करना। ठीक है ना, देश के अंदर व्यापारिक स्थापना करना। बात अगले प्रश्न की करते हैं, प्राच्यवाद किसे कहते हैं? तो प्रभावशाली विद्वान अंग्रेज भारतीय धर्म और ज्ञान का आदर करते थे। वे मानते थे कि भारतीय ज्ञान में सीखने के लिए बहुत कुछ है। इस विचारधारा को हम क्या कहेंगे? प्राच्यवाद कहेंगे। ठीक है ना, यह आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है आपके लिए, नेक्स्ट प्रश्न है, देखेंगे भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किसने विशेष योगदान दिया? तो ये सभी व्यक्तियों के नाम आते हैं, जैसे राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पंडित रमाबाई। इन सभी ने हिंदुस्तान के अंतर्गत आधुनिक शिक्षा को एक बड़े प्रसार के रूप में लाने के लिए काम किया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, देखेंगे आप लोग यहाँ पर हंटर कमीशन की स्थापना किसने की थी? याद रखना 1882 में की थी, लॉर्ड रिपन के माध्यम से। इसको लॉर्ड रिपन भी कहा जाता है, बहुत बहुत जगह पर आपको लॉर्ड रिपन भी मिलेगा, लॉर्ड रियन भी मिलेगा। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी भाई। अगला प्रश्न है, देखिए आधुनिक शिक्षा के दो दोष पूछा गया है। दो कमियां कौन कौन सी आधुनिक शिक्षा की? पहली कमी है आधुनिक शिक्षा सरकारी नौकरी के लिए योग्य बनानी। दूसरी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा से निर्धन लोग दूर रहे। ये दो सबसे बड़ी कमजोरियां थी आधुनिक शिक्षा की भाई। ओके, सब एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। और तीसरी कमजोरी थी कि इस शिक्षा से एक छोटे से बुद्धिजीवी वर्ग को जन्म दिया, ये मानती थी ये। और इस शिक्षा ने भारतीय समाज को दो वर्गों में भी बांटा था। तो ये आप लोग याद रखेंगे, इसकी कमियां थी ये। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आता है नीचे की ओर रिसाव, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी? यानी कि नीचे की ओर रिसाव का जो सिद्धांत था वो पक्षपाती थे लॉर्ड मैकाले इस सिद्धांत के। तो औपनिवेशिक काल में एक वर्ग का कहना था कि शिक्षा ऊपर से छन करके नीचे पहुंचती है, अतः कंपनी के संसाधनों से भारत के उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए और शेष लोगों को शिक्षित करने का दायित्व उच्च वर्ग के लोगों पर अगर छोड़ देना चाहिए। यही शिक्षा नीचे की ओर रिसाव का सिद्धांत कहलाती है। कहने का तात्पर्य, जब बड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाती है तो बड़े वर्ग के जो लोग हैं वो नीचे निम्न कास्ट के लोगों को शिक्षा देने का काम अपने आप ही कर देंगे, और यही सिद्धांत कहलाता है नीचे की ओर रिसाव का सिद्धांत। क्लियर? याद रखना, जिसके पक्षपाती थे लॉर्ड मैकाले। हाँ भाई, सभी एक बार क्लास को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लघुत्रात्मक में आते हैं अब हम। देशज शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या है? तो पहली विशेषता है देशज शिक्षा की, साधारणतः विद्यालय जमींदारों से या स्थानीय धनी व्यक्तियों से प्राप्त चंदे की सहायता से चलते थे। पहले पाठ्यक्रम में परंपरागत भाषाओं को जोड़ा गया था, जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी, हिंदू, मुसलमानी, व्याकरण, तर्क, कानून, ये सब पर बल दिया जाता था। यद्यपि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उपलब्ध दस्तावेजों से हम पाते हैं कि संस्कृत अध्ययन केवल ब्राह्मणों का अधिकार था, परंतु निम्न स्तर के विद्यालयों में गैर ऊंची जाति और अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व भी बाद में होने लगा इसके अंदर। और साधारणतः महिलाओं को औपचारिक शिक्षा पद्धति से वर्जित किया जाता था कि महिलाओं को औपचारिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, जबकि वर्तमान में ऐसा नहीं है, सबको समानता का अधिकार है। छापे खानों के अभाव में 19वीं शताब्दी तक मौखिक परंपरा या अध्यापक की स्मृति को ज्ञान और सूचना का आधार होता था।
वो इसे हस्तलिखित पांडुलिपि से स्मृत किया जाता था, यानी कि लिखित रूप में भी उसको रख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिवेशवाद से किसी भी देश की संस्कृति और शिक्षा का विनाश क्यों होता है? क्यों होता है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद लगाइएगा इसको, बहुत अच्छे से याद करके जाना। उपनिवेशवाद उपनिवेशक को विशेष अधिकार प्रदान करता है कि हमें अपने अधीन लोगों का दमन कर सके। उपनिवेश के अधीन लोग अपने आप को कमजोर समझते और हताशा जीवन जीते थे, अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाते, अपनी ताकत, हिम्मत, शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, समस्त सकारात्मक गुणों को औपनिवेशिक स्वामियों के साथ जोड़कर देखते थे। औपनिवेशिक शक्तियां अपने अधीनस्थ लोगों की शिक्षा और संस्कृति के प्रति उदासीन होती थी, जिसके कारण धीरे धीरे उनका पतन होने लगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा भारतीय संस्कृति पर आक्रमण की कार्रवाई थी, क्योंकि इसने भारतीय संपन्नता के आदर्शों की निंदा भी की थी। पश्चिमी विकारों को बेज्ञान का दर्जा दिया गया था, वे हमारी शैक्षिक विरासत के प्रति संवेदनशील नहीं थे। इसी वजह से यहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति का धीरे धीरे लुप्त होने लगी। लेकिन आज बाद में अब देखा गया, वर्तमान समय पाश्चात्य संस्कृति का लोग फॉलो कर रहे हैं। इंडिया भी बिल्कुल इंग्लैंड जैसी संस्कृति का क्या कर रहा है, फॉलो बन रहा है। अगला प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 2013 का चार्टर अधिनियम के ऊपर व्याख्या की जाएगी। चार्टर अधिनियम में 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं और इनमें से एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा, 100% मिलेगा, ध्यान रखना आप लोग कि 1813 का चार्टर अधिनियम की विशेषता। पहला प्रश्न, इस अधिनियम से शिक्षा नीति में बीच का रास्ता निकाला। इस अधिनियम द्वारा मिशनरियों को भारत में काम करने और धर्म प्रसार करने की अनुमति दी गई, परंतु शासन की ओर से समर्थन न देने का निश्चय किया गया। दूसरी ओर भारतीय ज्ञान के संरक्षण और आधुनिक विज्ञान दोनों के लिए वित्तीय प्रावधान भी किया गया था। किसमें? चार्टर एक्ट के अंतर्गत, जो 1813 में आया था। अब इसके महत्व की बात करें कि चार्टर एक्ट 1813 का ऐतिहासिक महत्व क्या था, तो जरा आप लोग सुनिए इस प्रश्न को। इस अधिनियम के द्वारा ग्रांट और मिशनरियों के समर्थक 2 दशक तक इस अधिनियम को बनाने में सफल रहे, 20 सालों में जाकर के बना था ये। इसके बाद बड़ी संख्या में अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना होने लगी। इस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा देने का जिम्मा कंपनी को माना गया था। शैक्षिक कार्यों के लिए धनराशि निश्चित कर दी गई और इस तरीके से भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव आई थी। किसके द्वारा? चार्टर एक्ट के द्वारा। क्लियर भाई? सब लोग याद रखेंगे इन प्रश्नों को, आप लोग जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे, आपका इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। बट आप लोग बात करते हैं यहाँ पर कि भाई निबंधात्मक प्रश्न बताए जाएं, तो निबंधात्मक प्रश्न इस वीडियो में आपको नहीं मिलेंगे, एक में भी। सिर्फ और सिर्फ आप लोग निबंधात्मक प्रश्नों को एप्लीकेशन पे आप लोग जाकर के पढ़ेंगे, PDF के फॉर्मेट में और वीडियोज़ में भी। ठीक है, तो जल्दी से ही आज ही डाउनलोड करिए खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐप का लिंक दिया गया है। 109 रुपये मात्र चार्ज लिया जा रहा है आपसे, जिसमें आपका पूरा 1 साल का लाइफ सुधर सकता है। ज्योतिबा फुले के हम कार्यों की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के अंदर। उनके पिता का नाम था गोविंदराव, पुणे में सब्जी बेचने का काम करते थे और वो माली जाति के थे। ज्योतिबा फुले पुणे के ब्राह्मणों के जातिवाद व्यवहार से आहत थे, परेशान थे और जातिगत भेदभावों के खिलाफ संघर्ष को अपना जीवन आदर्श बना लिया था। 1848 में पुणे में उन्होंने शूद्र और निम्न जातियों की स्त्रियों और बालिकाओं के लिए एक स्कूल खोला था। उनके कई ब्राह्मण मित्रों ने भी इसमें सहयोग किया। सावित्रीबाई फुले इनकी पत्नी थी, तो उनके साथ थी इसमें। स्वाभाविक है कि इनका कड़ा विरोध हुआ, लेकिन ज्योतिराव ने अपना मुंह तोड़ जवाब दिया दुनिया को और करके दिखाया। मनुस्मृति रण ग्रंथों की उन व्यवस्थाओं को काल्पनिक बताया जिसमें शूद्रों को विद्या प्राप्त करने का निषेध था, यानी कि शूद्र जो वर्ग के लोग हैं वो विद्या प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा मनुवादी लोग कहते हैं। लेकिन उन्होंने उन स्मृतियों का विरोध किया और सबके लिए समान अवसर दिए शिक्षा के। 1851 में पुणे में शूद्र और अछूत मानी गई बालिकाओं के लिए एक और विद्यालय खोला था। सावित्रीबाई फुले को इस विद्यालय का कार्यभार सौंपा, वे उसकी मुख्य अध्यापिका बन गई। इन प्रयासों के चलते बहुत कुछ लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और सहयोग करने लगे। इस तरीके से उन्होंने दलित वर्ग की शिक्षा का समर्थन किया था। उसके बाद हम पढ़ते पंडित रमाबाई के बारे में। इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी। आपसे पूछा जा सकता है, पहले पूछा गया था रमाबाई के बारे में, प्रश्न आएगा आपकी बार शारदा सदन के बारे में, तो इसका मतलब बात एक ही है। पंडित रमाबाई एक ओजस्वी वक्ता थी, एक वकील थी। सार्वजनिक सभाओं में वे धर्म ग्रंथों पर संदर्भ देकर बताती थी।
कि बाल विवाह और महिलाओं को शिक्षित होने का अवसर न देने जैसी कुप्रथा जो है समाज में पितृसत्तावादी पुरुषों के द्वारा जो बनाई गई प्रथा है उनका सबका विरोध किया था पंडित रमाबाई ने। रमाबाई का एक महत्वपूर्ण योगदान था शारदा सदन को स्थापित करने में, जिसकी स्थापना की गई थी 11 मार्च 1889 में। कहाँ पर हुई थी? चौपाटी नामक गांव के अंदर, मुंबई के अंदर हुई थी। उन्होंने विधवाओं को और निराश्रित महिलाओं के लिए शारदा सदन खोला जो उनका घर था और विद्यालय भी था। रमाबाई ने इसे एक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के केंद्र के रूप में खोला। शारदा सदन की महिलाओं को आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने उसमें एक बेसिक शिक्षा पद्धति अपनाई थी, जैसे गांधी जी मानते थे ना, उसी तरीके से कि सिलाई कढ़ाई बुनाई बढ़ाई का काम, बर्तन बनाना, ये सब, बागवानी, टोकरी बनाना, ऐसे काम वो सिखाती थी। महाराष्ट्र में विधवाओं के लिए पहला घर था और पहला विद्यालय था। इसके अलावा भारत में एक ऐसा स्थान बंगाल में भी था, बंगाल में भी एक विद्यालय खोला गया था। मुंबई में अनेक बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों ने रमाबाई की भावना और संगठन क्षमता, राष्ट्र प्रेम की सराहना की थी और शारदा सदन को सहयोग भी किया था। 1890 में पुणे में उसको ट्रांसफर किया गया। इसके पीछे कुछ आर्थिक कारण भी थे। बॉम्बे में खर्चा अधिक था। दूसरी, रमाबाई चाहती थी कि पुणे के रूढ़िवादी लोगों के बीच में ले जाया जाए ताकि वहाँ की महिलाओं तक इसकी पहुँच बन सके। रमाबाई के कार्यों का विरोध बहुत हुआ था। 1883 में ईसाई धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक और तो मिशनरी कार्यों को, मिशनरी उनके काम का विरोध करते थे क्योंकि वे धर्मनिरपेक्षता का पक्ष लेती थी, और दूसरी ओर रूढ़िवादी हिंदू नहीं चाहते थे कि कोई भी विधर्मी महिला उनकी बेटियों को शिक्षा दे। तो ये आज भी मैं इस कथन के माध्यम से आपको इस यूनिट से शिक्षा मिलती है रमाबाई के माध्यम से कि भाई जितने भी आज हमारे देश के अंदर जो ब्राह्मणवादी नीतियां हैं, मनुवादी नीतियां, उन सब का विरोध करना चाहिए। अगर आप लोग एक शिक्षक बनने के धर्म पर पथ प्रदर्शक हैं, एक मार्गदर्शक है, तो मैं आज आप सभी को ये सब आदेश देना चाहता हूँ, ये आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस प्रकार की कुरीतियों का विरोध करेंगे जिस तरीके से पंडित रमाबाई, सावित्रीबाई फुले, राजा राममोहन राय ने किया था। ये आप लोगों के लिए यूनिट बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, जिससे आप लोगों की आंखें भी खुल सकती हैं कि प्राचीन समय में, यानी आज से बहुत दशक पहले हमारे साथ क्या हालत होती थी। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए अंतिम प्रश्न है भाई कि नई शिक्षा नीति, आधुनिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है? अंतिम प्रश्न है आपका ये। आधुनिक शिक्षा ने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। आजकल यह शिक्षा सार्वजनिक बन चुकी है, परंतु इसकी धीमी गति है। स्वतंत्रता के बाद भी सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों को शिक्षा से जोड़ने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पारंपरिक शिल्प कला, कौशल, दर्शन, गणित, विज्ञान को आधुनिक शिक्षा की मुख्य धारा में कोई स्थान नहीं मिल रहा। पढ़ी लिखी पीढ़ी आमतौर पर श्रम से घृणा करती है, बेरोजगार बैठे रहना पसंद करते हैं, परंतु छोटा काम नहीं करते। पारंपरिक मूल्यों और पितृसत्ता का सम्मान समाप्त होता जा रहा है। तो ये वर्तमान की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति है जो आप लोगों ने पढ़ी है। बात आती है यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्नों की, तो आपको निबंधात्मक प्रश्न मैंने एप्लीकेशन पर सबकी सब यूनिटों के करवा दिए हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। साथ ही आपको वहाँ पर जो 20 मॉडल पेपर है साथियों, वो 20 मॉडल पेपर, यानी आपको गैस मॉडल पेपर आप इसको कह सकते हैं, जिन गैस मॉडल पेपरों के माध्यम से आपको मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की है और केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मैंने बताए हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप लोग पढ़कर भी अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जाइए और ज्वाइन कीजिए एप्लीकेशन पे कोर्स। धन्यवाद।